पाकिस्तान को बलूचिस्तान तो चाहिए लेकिन बलूच लोग नहीं। वो बलूचों का शोषण खुद तो करता ही है, अब चाइना को भी इसमें भागीदार बना लिया है। गैस सोना खनिज बलूचिस्तान से निकालता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिवाय बलूच लोगों के पूरा पाकिस्तान और चीन करता है। पाकिस्तान आर्मी का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि खुलेआम बलूच महिलाओं का शोषण किया जाता है, उनके बच्चों को अगवा कर गायब कर दिया जाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश वाली गलती फिर दोहरा रहा है। बलूच अपनी जमीन को आज़ाद कराना चाहते हैं। ये लड़ाई 75 साल पुरानी है, जब जिन्ना ने धोखे से बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया था। बलूचों का इतिहास कोई 9000 साल पुराना है। आज जहां बलूचिस्तान है, यहां कभी सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर मेहरगढ़ हुआ करता था। हिंदुओं का प्रमुख 51वां शक्तिपीठ हिंगलाज माता का मंदिर भी यही है। यहीं पर माता का सिर गिरा था। यहाँ कभी हिंदू शासक हुआ करता था। हुमायूं ने बलूच कबीलाइयों को अपने साथ मिलाकर ही भारत पर फतेह पाई थी। बाद में इन्हीं बलूच जनजातियों ने औरंगजेब से बगावत कर कलात रियासत की बुनियाद रखी, जो बाद में बलूचिस्तान कहलाया। जिन्ना इसी रियासत के वकील थे, जो बलूचिस्तान को नए देश बनाने के लिए ब्रितानी हुकूमत से पैरवी कर रहे थे। बाद में जिन्ना की सलाह पर ही अंग्रेजी हुकूमत ने बलूचिस्तान को एक देश के रूप में आज़ाद किया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का चौथा प्रांत बन गया। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। विदेश नीति में आज कहानी बलूचिस्तान की। विदेश नीति लोकमत का एक नया शो है जो दुनिया भर में हो रही हलचल को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। आपने पिछले शो चर्चा को भी सराहा, जिसमें हम भारतीय राजनीति के अनसुने किस्से आप तक पहुंचाते हैं। उम्मीद है इस शो को भी आप वैसे ही प्यार देंगे जैसे लोकमत के बाकी शो को देते हैं। साल 1857 भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल फूंक दिया था। इस मौके को देखते हुए नेपाल, भूटान और बलूचिस्तान के राजाओं ने भी ब्रितानी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए बगावत कर दी। ये रियासतें भी अंग्रेजों के अधीन शासन कर रही थीं। चौतरफा घिरी अंग्रेजी हुकूमत ने नेपाल, भूटान और बलूचिस्तान के साथ एक संधि की और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कुचल दिया। इस संधि के तहत बलूचिस्तान की जो सबसे बड़ी रियासत कलात थी, उसे प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दिया गया, यानी कलात के आंतरिक मामलों में अंग्रेजी हुकूमत कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन विदेश और रक्षा मामलों पर उसका नियंत्रण होगा। इसके पीछे वजह अंग्रेजों की डर थी। उन्हें डर था कि कहीं सोवियत साम्राज्य मध्य एशिया के रास्ते भारत पर कब्जा न कर ले, क्योंकि 19वीं सदी में सोवियत साम्राज्य तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा था। आज जो आप नक्शे में सेंट्रल एशिया को देख रहे हैं, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ कभी सोवियत कब्जा था। इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि अगर सोवियत साम्राज्य को भारत पहुँचने से रोकना है तो अफगानिस्तान पर ब्रिटिश हुकूमत का नियंत्रण ज़रूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान ही एक ऐसा बैरियर था जो सोवियत साम्राज्य को भारत तक पहुँचने में रोकने का हथियार बनता। और ब्रिटिश किसी भी कीमत पर भारत को गंवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके लिए भारत सोने की अंडा देने वाली मुर्गी थी। लिहाजा अंग्रेजों के लिए अफगानिस्तान एक बफर जोन था, जो सोवियत साम्राज्य के विस्तार को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। बाद में इसे ग्रेट गेम का नाम दिया गया, क्योंकि इस इलाके में उस वक्त की दो महाशक्तियां आमने सामने थी। दूसरी वजह यह भी थी कि अफगानिस्तान मध्य एशिया और भारत के बीच व्यापार मार्गों का केंद्र था, और अंग्रेज इन मार्गों पर नियंत्रण चाहते थे ताकि व्यापार और संसाधनों का लाभ उठा सकें। लेकिन ब्रितानी हुकूमत के सामने चुनौती ये थी कि वो अफगानिस्तान जाएंगे कैसे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान पर कब्जा करना है तो वहाँ अंग्रेजी सेना की मौजूदगी ज़रूरी है। इसके लिए अंग्रेज़ों ने बोलन दर्रे का इस्तेमाल किया, क्योंकि बलूचिस्तान में स्थित बोलन दर्रा अफगानिस्तान और भारत के बीच महत्वपूर्ण मार्ग था, जिसके ज़रिए भारत से अफगानिस्तान पहुँचा जा सकता था। इसके लिए ज़रूरी था कि इस पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो। लेकिन अंग्रेजों के सामने एक चुनौती ये थी कि कहीं बलूचिस्तान की अन्य स्वतंत्र जनजातियां चुनौती ना खड़ी कर दें। इसके लिए अंग्रेजों ने इन जनजातियों के साथ संधियां की और उन्हें अपने पक्ष में रखने की कोशिश की, ताकि अफगानिस्तान से आने वाले किसी भी विद्रोह या हमले को रोका जा सके। इसके लिए अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को 5 हिस्सों में बांट दिया। एक ब्रिटिश बलूचिस्तान, जिसमें क्वेटा, पिशीन, सिब्बी, हरनाई और थाल चौटियाली जैसे क्षेत्र शामिल थे। बाद में यही क्वेटा शहर अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक केंद्र बना।
अंग्रेजों ने इसे एक गढ़ के रूप में विकसित किया जो अफगानिस्तान पर नजर रखने और भारत की रक्षा करने में सहायक था। बाकी जो 4 हिस्से थे वो कलात रियासत, खारान, लासबेला और मकरान थे। ये चारों स्वतंत्र रियासतें थीं। बाद में जब 1946 में ये तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं, तब कलात के खान यानी शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सरकारी वकील नियुक्त किया। बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। इसमें मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने कलात की आज़ादी की वकालत की। बैठक में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भी माना कि कलात को भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। तब जिन्ना ने यह भी सुझाव दिया था कि 4 झीलों यानी कलात, खरान, लासबेला और मकरान को मिलाकर एक आज़ाद बलूचिस्तान बनाया जाए। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया। हालांकि इसमें एक पेच ये था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले थी, लेकिन अंततः कलात के खान ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। बलूचिस्तान में मस्जिद से कलात का पारंपरिक झंडा फहराया गया। कलात के शासक मीर अहमद खान के नाम पर खुतबा पढ़ा गया। लेकिन आज़ादी घोषित करने के ठीक 1 महीने बाद 12 सितंबर को ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालत में नहीं है, वह अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। बलूचिस्तान को पीठ पीछे मिला ये पहला धोखा था। बावजूद कलात के खान ने अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान का दौरा किया। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना उनकी मदद करेंगे। जब खान कराची पहुंचे तो वहां मौजूद हजारों बलूच लोगों ने उनका स्वागत बलूचिस्तान के राजा की तरह किया, लेकिन उनका स्वागत करने पाकिस्तान का कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। पाकिस्तान के इरादे में बदलाव का यह दूसरा बड़ा संकेत था। अपनी किताब बलूच राष्ट्रवाद में ताज मोहम्मद ब्रेसीग लिखते हैं कि कराची की बैठक में जिन्ना ने खान से बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करने की बात कही, लेकिन कलात के शासक ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान कई जनजातियों में बटा देश है, वो अकेले ये तय नहीं कर सकते। बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क रहेगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा, ये वहाँ की जनता तय करेगी। वादे के मुताबिक खान ने बलूचिस्तान जाकर विधानसभा की बैठक बुलाई, जिसमें पाकिस्तान से विलय का विरोध किया गया। इस बात से वाकिफ पाकिस्तान ने और दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मामले को समझते हुए खान ने कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल परवेज को सेना जुटाने और हथियार, गोला बारूद की व्यवस्था करने को कहा। जनरल परवेज हथियार हासिल करने के लिए दिसंबर 1947 में लंदन पहुंचे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पाकिस्तान की मंजूरी के बिना उन्हें कोई सैन्य सहायता नहीं मिलेगी। जिन्ना मामले को भांप गए थे। उन्होंने 18 मार्च 1948 को खारन, लासबेला और मकरान को अलग करने की घोषणा की। दुष्का एच सैयद ने अपनी किताब द एक्सेशन ऑफ कलात मिथ एंड रियलिटी में लिखा है कि जिन्ना के एक फैसले से कलात चारों तरफ से गिर गया। उधर जिन्ना ने कई बलूच सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया, जिससे खान के पास कोई चारा नहीं बचा। इसके बाद खान ने भारतीय अधिकारियों और अफगान शासक से मदद के लिए अनुरोध किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसका दावा 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो ने राज्य विभाग के सचिव वीपी मेनन के हवाले से कहा कि कलात के खान ने भारत से विलय के लिए संपर्क किया था, लेकिन भारत सरकार ने यह मांग ठुकरा दी। हालांकि बाद में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल और फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बयान का खंडन किया। जब कलात के राजा को कहीं से मदद नहीं मिली तो इधर ताक लगाए पाकिस्तान सेना 26 मार्च को बलूचिस्तान में घुस गई। अब खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इस कब्जे से बलूचिस्तान की एक बड़ी आबादी के मन में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हो गई। बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक ही आज़ाद देश बना रह सका। बाद में खान के भाई प्रिंस करीम खान ने बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए बलूच राष्ट्रवादियों का एक दस्ता तैयार किया। उन्होंने 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू किया। पाकिस्तान ने 1948 के विद्रोह को कुचल दिया। करीम खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोह को तब भले ही दबा दिया गया, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होने वाला विद्रोह था। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए शुरू हुए इस विद्रोह को नए नेता मिलते रहे। 1950, 1960 और 1970 के दशक में वे पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौती बनते रहे। साल 2000 तक पाकिस्तान के खिलाफ 4 बलूच विद्रोह हुए। उसके बाद 5 सालों तक विद्रोह दबा रहा, लेकिन 2005 में 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात बलूचिस्तान में कुछ ऐसा घटा
कि आज तक बलूचिस्तान पाकिस्तान से बदले की आग में जल रहा है। दरअसल हुआ ये था कि उस रात बलूचिस्तान के सुई इलाके में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर शाजिया खालिद अपने कमरे में सो रही थी। तभी एक पाकिस्तानी सेना के कैप्टन ने उनके साथ जबरन रेप किया। जब मामला बढ़ा तो कैप्टन को गिरफ्तार करने के बजाय पाक आर्मी ने उनका बचाव शुरू कर दिया, क्योंकि वह राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के खास था। जांच के नाम पर पहले पीड़ित को एक साइकेट्रिक क्लिनिक भेज दिया गया और उस पर ही गलत इल्जाम लगा दिए गए। जब ये वारदात हुई तब बुगती जनजाति के मुखिया नवाब अकबर खान बुगती ने इसे अपने कबीले के संविधान का उल्लंघन बताया। बुगती पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रह चुके थे, लेकिन उस वक्त वे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लीडर थे और बलूचिस्तान के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। इस घटना ने बुगती को पाकिस्तान सरकार से बदला लेने का मौका दे दिया। उन्होंने किसी भी कीमत पर बदला लेने की कसम खाई। बलूच विद्रोहियों ने सुई गैस फील्ड पर रॉकेट से हमला कर दिया। कई पाक सैनिक मारे गए। जवाब में मुशर्रफ ने मुकाबले के लिए 5000 और सैनिक भेज दिए। इस तरह बलूचों के 5वें विद्रोह की शुरुआत हुई। 26 अगस्त 2006 को पाक आर्मी द्वारा भामबूर पहाड़ियों में छुपे अकबर बुगती और उनके दर्जनों साथियों की बमबारी कर हत्या कर दी गई। बुगती की हत्या ने बलूचिस्तान की सभी जनजातियों को एकजुट कर दिया। बलूच लड़ाकों ने इसके बदले पाकिस्तान के कई इलाकों पर हमले किए। तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या की कोशिश की गई। बुगती के बाद बीएलए का नेतृत्व नवाबजादा बलाच बीरी ने संभाला, लेकिन साल 2007 में उसे भी पाकिस्तानी सेना ने मार डाला। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने सिस्टमैटिक तरीके से बलूचों को गायब करना शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 साल में पाकिस्तान सेना ने 5000 से ज़्यादा बलूच लोगों को गायब किया है। इन्हें मार दिया गया है या फिर इन्हें ऐसी जगह कैद कर रखा गया है जिसकी कोई खबर नहीं है। इस बीच बलूचिस्तान में चीन की एंट्री होती है। बलूचिस्तान चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है। सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है। बलूचिस्तान में एक ग्वादर पोर्ट है जो इस प्रोजेक्ट में सबसे खास जगह माना जाता है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को शिनजियांग से जोड़ने के लिए अब तक 46 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं। वह अरब देशों के संसाधनों को अपने देश तक लाने के लिए ग्वादर पोर्ट पर इतना खर्च कर रहे हैं। चीन यहाँ पर सड़कों को चौड़ा कर रहा है और हवाई पोर्ट बनाने में जुटा है, लेकिन बलूच इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनके संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उन्हीं के संसाधनों से उन्हें दूर किया जा रहा है। बलूच लोगों को डर है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से उनकी सांस्कृतिक पहचान और स्वायत्तता पर खतरा बन रहा है। बाहरी लोगों की आबादी बढ़ रही है जिसमें चाइनीज ज़्यादा हैं। बलूचों का मानना है कि चीनी और पाकिस्तानी सरकारें उनकी पारंपरिक जीवन शैली को खत्म कर रही हैं, जिससे उनकी जातीय पहचान खतरे में है। इसलिए उन्हें खुद को संरक्षित रखने के लिए एक आज़ाद मुल्क का होना ज़रूरी है। तो इस स्टोरी में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।